लगेंगे नहीं, और जो ठीक लगेगा नहीं उसको स्वीकारोगे नहीं, तो इसलिए आग्रह करने का क्या फायदा। तो जो फायदा है अपनी बात को अच्छे से रखा जाए, यही टीचर की जिम्मेदारी है ना। अच्छे से रखिए, ठीक लगेगी तो स्वीकारेंगे ही, ठीक नहीं लगेगी तो नहीं स्वीकारेंगे। ठीक है। तो ये भूखे और अजीर्ण का क्या अर्थ है। तो जो जड़ परमाणु हैं इनके लिए एक नाम और है, इनको बोलते हैं गठनशील परमाणु। ये सुना होगा आप लोगों ने, है ना। ये जो शील शब्द आता है कहीं पे भी, क्रियाशील, गठनशील, संवेदनशील, है ना, ऐसे अनेक जगह पे आता है, संज्ञानशील। तो मतलब गठन में निरंतर गति, गठन के अर्थ में निरंतर गति, इसको गठनशील कहते हैं। क्रिया की निरंतर गति को क्रियाशील कहते हैं। संवेदनाओं की निरंतर गति को संवेदनशील कहते हैं। संज्ञानीयता की निरंतर गति को संज्ञानशील कहते हैं, है ना। तो गठनशील का आशय क्या है। गठन बदलता है, एक गठन में बना रहता है, फिर गठन बदल जाता है, फिर उस गठन में बना रहता है, फिर गठन बदल जाता है, फिर एक गठन में बना रहता है, फिर गठन बदल जाता है। तो इसको बोला गठनशील। और गठनपूर्ण क्या है, जिस गठन में है सदा सदा उसी में बना रहता है। तो गठनशील और गठनपूर्ण समझ में आया। यानी मान लीजिए ये 50 अंश का परमाणु है ना। अब ये स्थिर है इसलिए कुछ अवधि तक बना रहेगा, है ना। लेकिन ये हमेशा ऐसा बना रहेगा नहीं। एक समय आएगा जब इसकी जो रचना है उसमें परिवर्तन होगा, उसके गठन में एक परिवर्तन होगा। तो परमाणु का गठन जब बदलता है तो ऐसा नहीं होता वो बिखर के टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, ऐसा नहीं। उसकी प्रवृत्ति है, एक गठन में है, इसमें से या तो अंश बाहर जाएंगे या इसमें अंश आके समा जाएंगे। उससे या तो कुछ एडिशन होगी या कुछ डिलीशन होगी, सब्ट्रैक्शन होगा। सब्ट्रैक्शन होगा तो भी नया अंश है, नया गठन है। एडिशन हुआ तो भी नया गठन है ना। तो जो गठन है, गठन का जो परिवर्तन होता है, गठन परिवर्तन की दो विधि है। एक है ना अंश बढ़ना, और एक है अंश का घटना, अंशों का घटना। एक मिनट रुक जाओ, केमिस्ट्री बाद में। अंश का बढ़ने को बोला प्रस्थापन, अंशों के घटने को बोला विस्थापन। तो परमाणु के गठन के बदलने के दो तरीके हैं, एक तो प्रस्थापन से और एक विस्थापन से। तो जिन गठनों में, हर गठन की ना एक निश्चित विधि है, ऐसा नहीं है कि कभी आज प्रस्थापन होगा और कल विस्थापन होगा। तो हाइड्रोजन है उसमें हमेशा ही प्रस्थापन होगा। जितने भी कम अंशों वाले परमाणु हैं ये सारों में प्रस्थापन ही होता है, और जितने रेडियो एक्टिव है या हैवी मेटल्स हैं उनमें विस्थापन ही होता है। ठीक है। तो जिनमें जिनका गठन प्रस्थापन विधि से बदलता है उनको बोलते हैं भूखे, और जिनका गठन विस्थापन विधि से परिवर्तित होता है उनको बोलते हैं अजीर्ण। तो एटॉमिक लेवल की चेंज है ये, न्यूक्लियर लेवल की चेंज। परमाणु का स्ट्रक्चर ही बदल रहा है ये बॉन्डिंग की बात नहीं है। ना इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड है ना कोवेलेंट बॉन्ड है, ये एटॉमिक लेवल पे हम बात कर रहे हैं।
ठीक है। भूखे और अजीर्ण का शब्द का अर्थ बॉन्डिंग के अर्थ पे नहीं है, गठन परिवर्तन के अर्थ में। जिनका गठन परिवर्तन और अंशों को स्वीकारने के अर्थ में बदलता है उनको बोला भूखे, और जो परमाणु अंशों को अपने में से बाहर कर देते हैं उन परमाणुओं को बोला अजीर्ण। ये स्पष्ट हुआ? ठीक है। इसी तर्क को आगे बढ़ाते हैं। अब जो भूखापन है और जो अजीर्णता है ना, ये सभी प्रजातियां अगर हम देखें 120 हैं तो इसको ये भी 60 हैं, 60 प्रकार के हैं, ये भी 60 प्रकार के, ठीक है ना। 60 प्रकार के भूखे हैं, 60 प्रकार की प्रजातियां अजीर्ण हैं। भूखे माने भूखे प्रजाति, परमाणु प्रजाति। और ये भी परमाणु, अजीर्ण परमाणु प्रजाति। ठीक है। कोई शंका हो तो बताइए, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है अभी तक। हाँ, होता ही है। तो जैसे हाइड्रोजन में मध्य में एक ही है, ऑक्सीजन में मध्य में 16 है, कार्बन में मध्य में 12 है। पहले जो एक मध्य में थे, बाहरी परिवेशों में भी ऑर्बिट जो फिक्स थे, उसमें फिर कुछ जुड़े, कुछ कम हुए। हाँ, तो ऑर्बिट से कम ज्यादा नहीं हो रहा ना। जब भी कम ज्यादा होगा उसके बाद ऑर्बिट और न्यूक्लियस दोनों का रीअरेंजमेंट होता है। इस मॉडल में बहुत इजी है क्योंकि ऑर्बिट और मध्य में एक ही प्रकार के अंश है, इसलिए सिंपल है। उधर वाले मॉडल में समस्या है, उधर तो इलेक्ट्रॉन बाहर गया है, समझ रहे हैं आप। तो इधर तो बाहर जो गया है वही नाभिक में भी है, तो परिवेश में एक केंद्र से अगर परिवेश में आ जाएगा तो भी बैलेंस हो जाएगा। हाँ जी, है ना। माइक दीजिए। भूखे में जितने भी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, सिलिकॉन, कैल्शियम, है ना, क्लोरीन, ये सब जो जितने अजीर्ण हैं वो सब रेडियो एक्टिव वाले, हैवी। उसका सिद्धांत इतना ही है कि ये जो स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी है, ये जब 4 ऑर्बिट से अधिक हो जाती है तो वो स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी में स्टेबिलिटी नहीं है ज्यादा लंबे समय की, तो उसको कहीं ना कहीं परिवर्तन होना ही पड़ता है। तो हैवियर जो हैं वो उनके अंदर अजीर्णता है, और जो हल्के वाले हैं उनके अंदर वो भूखे। ठीक है जी। वो न्यूक्लियस में से भी निकलेंगे और ऑर्बिट में से, वो वाला समझ में नहीं आया। भाई देखिए, किसी चीज को बाहर जाना है, मान लीजिए 5 अंश को बाहर जाना है, तो कहाँ से ज्यादा इजी है बाहर जाना? न्यूक्लियस से बाहर जाना है या बाहर से? बाहर से। क्या बाहर से जाने के बाद अब इसका जो कॉन्फ़िगरेशन तो बैलेंस वाले कुछ निश्चित डिजाइन ही है। अब क्या संख्या बची? मान लीजिए 100 अंश का वो पार्टिकल्स का था मॉडल पूरा है, उसमें 10 बाहर चले गए, अब 90 बचे। अब 90 का न्यूक्लियस अलग होगा, तो कुछ अंश न्यूक्लियस से अब परिवेश में आ जाएंगे। क्योंकि ये अंश एक ही प्रकार के हैं, इसलिए न्यूक्लियस में हो या बाहर हो एक ही बात है, इसलिए ये सिंपल है। जब वो उसको हम 3 अलग प्रकार के मानते हैं तो बड़ा संकट है। एंटी होने के बाद हमें ऐसी डिजाइन रखनी है कि जिसमें हमें डिजाइन रखनी है, मतलब हाइपोथेटिकली एक एग्जांपल दे रहा हूँ, हाँ, कि जिससे न्यूक्लियस में भी इक्वल रहे और ऑर्बिट्स में भी इक्वल रहे,
तो उस हिसाब से न्यूक्लियस में से ऑर्बिट्स में आ जाएगा, ऐसा बोल रहे हैं? हाँ, मैं तो यही बोल रहा हूँ कि न्यूक्लियस में हमेशा ऑर्बिट के जितने हैं उससे ज़्यादा ही हो सकते हैं, है ना। पर वो सब डिज़ाइन अस्तित्व में है ना, क्योंकि वो बैलेंस्ड डिज़ाइन है। 90 का 10 डिज़ाइन नहीं है, 90 का एक ही डिज़ाइन है। जैसे 90 पार्टिकल का बनना उसकी अपना स्वरूप है। जिनको अंदर आना है अंदर आ जाएंगे, जिनको बाहर जाना है बाहर हो जाएंगे, वो अपने आप एडजस्ट होता है, उसमें हमारा कोई रोल नहीं है। 80 वाले का डिज़ाइन अलग है, 50 वाले का डिज़ाइन अलग है ना। ऐसा है सिस्टम। हाँ बिल्कुल, पूछो ना। अगर हाँ पूछ लो, फैलेगा तो मैं नहीं बताऊंगा। मैं पूछ लेता। हाँ एक प्रश्न ये भी था कि सपोज 40 संख्या का कोई परमाणु है, हाँ उसमें से 5 चले गए, हाँ तो वो 35 हो जाएगा। हाँ, इसका मतलब उसका आचरण भी चला जाएगा और वो अलग नाम का परमाणु ही हो जाएगा। वही तो बोल रहे हैं, वही तो गठन परिवर्तन का मतलब है। ओके, तो मैं वही हाँ वही confirm- फिनोमिना हो जाएगा। हाँ हाँ, यही तो मजेदार बात है। भैया, ये जो अजीर्ण परमाणु होते हैं तो उसमें ये ज़रूर ध्यान मतलब संतुलन के रूप में न्यूक्लियस में जितने हैं वो जितना बैलेंस कर सकता है उतने ही निकलेंगे, क्योंकि न्यूक्लियस में हमेशा या तो इक्वल होगा या ज़्यादा होगा। हाँ तो उस अर्थ में ही हाँ नहीं, देखिए उनके जो निकलने का है वो परस्परता का दबाव प्रभाव ही बनता है। अपने आप में तो परमाणु स्थिर ही है, हमने बात ही की थी, बैलेंस रहता है। तो सम विषम प्रभाव आते कहाँ से हैं? परस्परता से ही आते हैं। वातावरण के दबाव में बात की थी हमने, तो वातावरण से ही वो दबाव आता है। तो क्या दबाव आएगा, कितने निकलने हैं, वो कैसे डिसाइड होता है? तो वो पूरे सिस्टम के लिए कितना चाहिए वही दबाव आता है। जितनों का जितने जो चीज बननी है उसी के लिए दबाव आता है। सेल्फ रेगुलेटेड सिस्टम है, बिल्कुल डायनामिक। ऐसा नहीं है कि भैया वो ये है तो इससे यही वाला रिजल्टेंट आएगा, ऐसा नहीं। 100 वाला है तो 90 ही बनेगा, नहीं, जरूरी नहीं। 100 वाला 80 भी बन सकता है, जरूरत किसकी है उस परिस्थिति में। 90 वाला भी 80 बन सकता है। हाँ वही वही बाधा बनता है। चलो पूछ लो, उसको क्लियर कर दे, डिलीट दबा देते हैं। उसमें ऐसा है कि अभी प्रश्न तो ऐसा बना कि भूखे है तो बाहरी परिवेश में बढ़ाएंगे, जब बढ़ेगा तो पूरे परमाणु में बनेगा, तो हाँ। वो संयुक्त आचरण है। अंदर के ऑर्बिट के अंदर के ऑर्बिट के न्यूक्लियस में चले जाएंगे तो न्यूक्लियस बाहर में से चले खटखट जाएंगे। खटखट खट ऐसे चेंज हो जाएगा। तो हाँ, हाँ। एग्जैक्ट हाँ। वो एकदम स्ट्रक्चर हाँ। ठीक बैठ गया। तो वही कहीं भूखे फिर अजीर्ण में उसी तरह से होंगे। हाँ। तो ये भी दिखता है कि इसी वजह से ये बैलेंस भी है। हाँ। लेकिन क्यों 60-60 ही? अब ऐसा क्यों 7 नहीं कि सुर 60 क्यों है? इतने में ही व्यवस्था बन जाती है। मिनिमम 60 में ही व्यवस्था बनती है। वो तो कोई क्वेश्चन कर सकता है 8 भी ऑर्बिट हो जाता है। 3 ऑर्बिट में क्यों नहीं भारी हो गया, 4 में ही क्यों संतुलन, ऐसे है ना। तो उसका वही है कि व्यवस्था बनने के लिए जितना चाहिए वो उसका मिनिमम मॉडल बता रहा हूं मैं। 120 से कम में व्यवस्था नहीं बनती है, ठीक है। 120 से बनने वाले जितने परमाणु प्रजातियां, ये मिनिमम कॉम्बिनेशंस हैं। उन परमाणु प्रजातियों से जितने इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं वो मिनिमम प्रजाति हैं। उन इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कॉम्बिनेशन में जितना वनस्पति संसार धरती पे दिखता है मिनिमम कॉम्बिनेशन है, मिनिमम वेराइटी है। उसके आधार पे जितनी जीव प्रजातियां, इंसेक्ट्स हैं, ये सारे मिनिमम हैं। ये मोस्ट एफिशिएंट सिस्टम बना हुआ है। ये ऐसा नहीं है कि किसी को मजा आ रहा है, भाई एक प्रजाति बन गई चलो एक और बना देते, फिर एक और बना।
चलो एक ये भी 10 टांग वाली भी बना देते, 10 बनाइए 100 टांग वाली बना देते, ऐसा नहीं है। कोई मनमानी नहीं कर रहा है बैठ के। हाँ, हमको ऐसा लगता है हम मनमानी से चला हुआ है, बना हुआ है, एक्सीडेंट है, रैंडम है, कुछ भी हो गया। हाँ हाँ हाँ, ठीक बात। हाँ ठीक बात। तो वो करते, उसकी कोई स्थिरता नहीं होती है ना, उसकी कोई परंपरा नहीं बनती है ना, उससे विषम प्रभाव ही आते हैं, जो खाता है वो भी बीमारी होता है ना। ठीक है, हाँ जी, माइक लिया था। भैया वो आपने पहले बोला था कि जो मध्यांश में जो जितने भी अंश होते हैं उसका ही प्रभाव मैक्सिमम ऑर्बिट। हाँ, उसी के प्रभाव तो में इसलिए जब बड़ा परमाणु बनना है तो मध्यांश में ज्यादा होने ही पड़ेंगे। ज्यादा ही हो गए। हाँ। तो जो भूखे हैं उसका मतलब उसके मध्यांश में ज्यादा हो गई तो ही वो लेते हैं तो दूसरे ऑर्बिट में आ जाता है। नहीं, देखिए हर एक मॉडल अपने में बैलेंस्ड मॉडल है, पहले तो इसको बिठाना है। ठीक है, अब गठन परिवर्तन की दो विधि है। हल्के वालों में पर उसमें से अंश को बाहर निकालने से ज्यादा सहज है उसमें अंश आ जाए। अंश आने में वो फिर से अपना स्ट्रक्चर को रीडिजाइन करके फिर से एक बैलेंस स्ट्रक्चर में आ जाता है। तो बीच कुछ मध्यांश में भी आ जाते हैं। हाँ, मध्यांश में भी आ जाते हैं। ठीक है ना। ऐसे ही बड़े वाले में कुछ घुसाने से ज्यादा आसान है कुछ बाहर आ जाए। जब कुछ बाहर जाता है तो ये फिर से अपने को रीअरेंज कर लेते हैं। प्रकृति में रीअरेंजमेंट का बहुत बढ़िया डिजाइन है। हाँ जी, नहीं नहीं नहीं, पूरे परमाणु के अर्थ में बात कर रहे हैं। अगर प्रक्रिया को देखेंगे तो पूरी प्रक्रिया में देखेंगे तो पूरे परमाणु में ही कुछ अंशों की कमी हुई है, कुछ की ज्यादा हुई। प्रस्थापन में अंशों की संख्या बढ़ गई है परमाणु में, ओवरऑल एटम में, और विस्थापन में ओवरऑल एटम में संख्या घट गई है। इसमें न्यूक्लियस और परिवेश दोनों आ गए। दोनों है। वो इलेक्ट्रिक बॉन्डिंग वाला जो इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड वाला मॉडल बैठ जाता है जल्दी, उसी को हटाने में टाइम लगता है। देखिए उस मॉडल के बेसिस पे आप गठन पूर्णता नहीं बता सकते। अभी मैं गठन पूर्णता बताऊंगा। मेरा वाला फ्रेश है, बढ़िया, परमाणु यही सीख रही हूँ। तो बहुत बढ़िया, फिर समस्या नहीं है। डायग्राम मैं तो आजकल पिक्चर देखता हूँ, स्पाइडरमैन आती है, क्रिश आता है, कितना बढ़िया दिखाते, वो तो उड़ भी जाते हैं। कितना तर्क पूर्वक होता है वो भी, सारा का सारा। हाथ से वो निकलता है उसके, लटकता हो जाता है, झूलता हुआ। पूरा फिजिक्स बताते हैं उसकी, केमिस्ट्री भी बताते हैं, उसके जेनेटिक मॉडिफिकेशन। कितना बढ़िया तर्क है कि रेडियो एक्टिव स्पाइडर ने काट लिया। कुछ बोलने, लिखने, दिखाने से, चित्रित करने से सत्य नहीं बनता, सत्य के साथ जीना होता है। सर फिर फॉर एग्जांपल 90 में से 85 हो रहा है परमाणु के अंश। अच्छा फिर ठीक, मैं समझा मार्क्स। सो 85 जैसे हुआ तो फिर वो बिहेव करेगा 85 की जो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है उनके हिसाब से। हाँ, फिर वो तब तक बिहेव करेगा जब तक वो नॉर्मल नहीं हो जाता है। नॉर्मल क्या है? मींस उनका फिर से अपने 90 के रूप में आ जाए। क्यों 90 के रूप में क्यों आना है उसे? 90 वाला भी नॉर्मल है, 85 वाला भी नॉर्मल नहीं है। मींस जैसे बाहर सेंटर से बाहर निकल रहे, कुछ अंश ऐसे हैं जो बाहर निकल रहे, मींस वातावरण के हिसाब से जो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है या फिर वातावरण के हिसाब से उनको जो सेट होने के लिए ऐसा कुछ। तो कोई परमाणु है, उस पर वातावरण का दबाव बना, उसमें से कुछ अंश बाहर निकल गए। अब जो बना वो पहले वाले से अधिक स्थिर ही होगा। ये क्यों भूल जाते हो कि
अस्तित्व में सारे परिवर्तन स्थिरता की ओर है। तो उधर जो परिस्थिति बनी है उसमें अधिक स्थिर जो है वो ही बनेगा, उसी से तो रेगुलेट होता है कौन सी चीज कहाँ बननी है। यहाँ पे 80 वाली संख्या बननी है तो 80 के लिए अनुकूलता बनती है, तो वो 60 वाला भी 80 बन सकता है, 100 वाला भी 80 बन सकता है। ठीक है, तो उस परिस्थिति के लिए वही नॉर्मल है। तो ये जितने 160 है, 60 भूखे और 60 अजीर्ण, ये सब नॉर्मल ही हैं, क्योंकि इन्हीं के आधार पे सारी व्यवस्था है। पूरा जो विकास क्रम है इसमें सारे इनकी भागीदारी है। हाँ जी सर, 2 क्वेश्चन थे। एक तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मीन्स बॉम्ब या वगैरह जो बनाते हैं तो उसमें ऐसा ही हुआ ना कि उसको ऐसा एटमॉस्फेयर देते हैं कि उस हिसाब से वो बन जाए, फिर जैसे ही वो नॉर्मल एटमॉस्फेयर में आता है, जैसे वो पिन हटाते हैं तो नॉर्मल एटमॉस्फेयर यानी अपना जो दाब वगैरह जो भी है वो उसको लगता है तो वापस वो अनस्टेबल होने लगता है। तो फिर ऐसा नहीं है कुछ। देखो क्या है, न्यूक्लियर बॉम्ब का जब आप स्टडी पढ़ेंगे, जो फिजन वाला है ना, फिजन वाले में क्या करते हैं कि जो न्यूक्लियर मटेरियल है, जो रेडियो एक्टिव मेटल है, वो प्रकृति में उसके ओर के रूप में मिलता है, मिनरल ओर के रूप में। ओर का मतलब होता है उसमें बहुत सारा मिश्रण होता है, बहुत सारी और प्रजाति के वो होते हैं, तो इसलिए उनमें आपस में दूरियां होती हैं। तो यूरेनियम की जैसे उदाहरण लिया, ओर ली है ना, उस ओर को रिफाइन किया जाता है प्रोसेस से, केमिकल फिजिकल प्रोसेस से उसको रिफाइन करते हैं। इसको बोला यूरेनियम एनरिचमेंट है ना। उसको करने से उसकी इम्प्योरिटीज को हटाते हैं। यूरेनियम की जो प्रॉपर्टी है, जो रेडियो एक्टिविटी की, जिसमें जो उसमें से कार्य ऊर्जा बाहर निकल रही है ना, वो जब एक मात्रा में, एक निश्चित मात्रा में, एक निश्चित दूरी में आता है तो उसमें इस परमाणु की ऊर्जा से इसमें विस्फोट हो जाता है। इसकी ऊर्जा इससे कंबाइन करती है, इससे होता है, एक चेन रिएक्शन सेट हो जाती है, वो विस्फोट के रूप में हो जाता है। तो वो क्या करते हैं, उसे अलग अलग टुकड़ों में बना के रखते हैं और उसको जब फोड़ना होता है उसमें उनको सबको साथ जोड़ देते हैं। इतना ही काम होता है उसमें। तो एटॉमिक बॉम्ब जो फिजन वाला है वो फूटता है। जनरली मूवी में दिखाते हैं ना, वो पिन खींचते हैं सब। अरे यार, पिक्चर जो अभी बताया ना, क्रिश है, स्पाइडरमैन में होते हैं ना सब बॉम्ब। अरे कुछ असली में नहीं होता, पैसा बनाने के लिए दिखाया जो देखना चाहता है आदमी, उसको विजुअली लगना चाहिए कुछ। असलियत और पिक्चर बहुत दूर की चीज है, उससे कोई ज्ञान नहीं है, 1% ज्ञान नहीं है पिक्चर से। नहीं, हमारी आर्मी में भी ऐसे हैंड ग्रेनेड यूज होते हैं ना, उसकी बात कर रहा हूँ। हाँ, तो हैंड ग्रेनेड अलग चीज है, मैं वही बोलना चाह रहा हूँ। देखिए, ये पिक्चर जो है जब तक असलियत से जुड़ी हुई लगती नहीं है तब तक उसको, उसमें आप एसोसिएट नहीं करोगे उससे, है ना। तो उसमें कोई ना कोई फैक्टर रियलिटी में बेस करके फैंटेसी में ले जाना है, ये उसका सिद्धांत है। और ये क्यों करना है? क्योंकि पैसा बनाना है। इसको करने के लिए जो भी ट्रिक है वो सब यूज होती है। रियल लाइफ बेस्ड स्टोरीज में भी यही काम होता है। जब दंगल दिखाएंगे तो उसमें दिखाना ही पड़ता है कि उसने ऐसे उठा के ऐसे पटक दिया, है ना, जबकि वो फाइट 30 सेकंड में खत्म हो गई हो जाए, है ना। ये पिक्चर का एक अलग ही माहौल है, वो उसमें कोई ज्ञान नहीं है, कोई सूचना नहीं है, उसको छोड़ दिया जाए, उसको साइड में। ज्ञान के लिए एकेडमिक वर्ल्ड है, उसको पकड़ा जाए। आज की डेट में, इस वक्त मानव परंपरा में ज्ञान का धारक वाहक केवल यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, यही जगह है। यहीं पे सीरियस कोई बात होती है, जितनी भी सीरियस हो वो इधर ही है। पिक्चरों में, कहानी किताबों में नहीं है ये सब। इसको हमें समझना पड़ेगा, है ना। इसलिए जो अपनी बात है इसको भी यूनिवर्सिटी सिस्टम में आने की जरूरत है, स्कूलों में आने की जरूरत है, क्योंकि ज्ञान का धारक वाहक मनुष्य है और शिक्षा व्यवस्था, उससे मानव परंपरा बनती है। मूवीज तो मतलब कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं होना चाहिए हमारा किसी भी प्रकार के लिए। एंटरटेनमेंट के लिए ठीक है,
है ना। उस पर भी कभी चर्चा करेंगे, किसी परिचय शिविर में आइए, एंटरटेनमेंट की क्या औकात है ये भी बताएंगे। नहीं सही बात है, एंटरटेनमेंट क्या है। हाँ ठीक है, परिचय शिविर कर चुके हो। ठीक है, आगे बढ़े। गठनशीलता, अजीर्ण भूखे, गठन परिवर्तन, प्रस्थापन विस्थापन। अब ये जो भूखे परमाणु है 60 हैं, क्या सबकी भूख बराबर है? नहीं, सबकी अलग अलग है। तो उसको अरेंज कर लेते हैं। मान लीजिए सबसे भूखा, उससे कम भूखा, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, सबसे कम, ये सबसे कम भूखा। ठीक है। ऐसे ही अजीर्ण, सबसे कम अजीर्ण, उससे अधिक, उससे अधिक, उससे अधिक, उससे अधिक, उससे अधिक, सर्वाधिक। ठीक है। अगर इनको अपनी भूख के हिसाब से एक लाइन में लगाएं तो ऐसे लग गए, और उनको अजीर्णता के हिसाब से लाइन में लगाएं तो ऐसे लगा सकते हैं। ठीक है। जो सबसे ज्यादा भूखा होगा वो जल्दी खाएगा, यानी उसकी अवधि बने रहने की सबसे कम होगी। उसकी रिएक्टिविटी, एटॉमिक स्ट्रक्चर चेंज होने की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी, यानी उसकी हाफ लाइफ सबसे कम होगी। ठीक है ना। ऐसे ही सबसे ज्यादा अजीर्ण का भी ऐसे ही होगा। ठीक है। ये स्थिरता की ओर बढ़ेंगे। स्थिरता इस दिशा में बढ़ेगी और इस दिशा में बढ़ेगी, है ना। यहां पे सबसे कम स्थिर है, मतलब अवधि जो है सबसे कम है। इधर अवधि बने परमाणु की सबसे अधिक है बने रहने की, सहवास वाली। इधर सबसे कम है, इधर सबसे अधिक है, तो स्थिरता की तरफ बढ़ रहा है। तो ऐसा बीच में एक परमाणु है जो न भूखा है न अजीर्ण है, जिसको नाम दिया तृप्त। जिसमें न भूख है न अजीर्ण है, उसको क्या नाम दिया? तृप्त। यानी उसका गठन तृप्त है, गठन पूर्ण है। जो गठन हो पूर्ण हो गया, यानी अब उसमें ना तो प्रस्थापन होगा ना विस्थापन होगा। तो प्रस्थापन विस्थापन से मुक्त हो गया, इसलिए वो अमर हो गया। हाँ है ना। एक्साइटेड कोई नहीं है इसमें। एक्साइटमेंट का मतलब आवेश। ज्यादा भूखे हैं और सबसे हाँ। ज्यादा अजीर्ण है, हाँ। उनकी मात्रा ज्यादा होगी। क्यों? जितनी मात्रा की जरूरत है उतनी होगी। स्थिर वालों की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए ना मेरे हिसाब से। तो भाई जो जो रचनाएं हैं वो स्थिरता के आधार पे है ना। देखिए परिवेश की संख्या से ये स्थिरता नहीं है। संख्या देखिए, स्थिरता उसके स्ट्रक्चरल बैलेंस से है, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अभी बहुत सारे फैक्टर्स हमें मालूम नहीं है, उस चर्चा में नहीं जाएंगे, है ना। लेकिन स्ट्रक्चरल जो स्थिरता है उसकी, अधिक स्थिर वालों से ही तो रचना बनेगी। जिस भाई धरती की सतह है या पानी है ना। अब पानी बना हुआ है, अगर हाइड्रोजन स्टेबल ना हो तो पानी कैसे बना रहेगा? ठीक है ना। कार्बन स्टेबल ना हो, नाइट्रोजन स्टेबल ना हो, तो ऑर्गेनिक वर्ल्ड कैसे बनेगी? इनऑर्गेनिक की मात्रा अधिक है कि धरती की सतह पे ऑर्गेनिक ज्यादा है, नीचे है ना, कंपाउंड्स की, है ना। ठीक है, हम रचना में बाद में जाएंगे, पहले इधर आ जाते हैं वापस। गठन पूर्ण में
प्रस्थापन विस्थापन मुक्त है ये। अब इसमें ना तो कोई अंश जाएगा बाहर ना आएगा अंदर। ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये स्टेबल परमानेंट स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चरल परमानेंस है इसमें, स्ट्रक्चरल परफेक्शन है इसमें। ठीक है, गठन पूर्ण समझ में आया? ठीक है, कोई बात? तो ये जो सिद्धांत है गठनशील, गठनशील का क्या मतलब था? गठनों का बदलना। ठीक है, अब जो गठन पूर्ण है, गठनशील से ही गठन पूर्ण होता है। ठीक है, कैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, होता है ये इंपॉर्टेंट है। जब आवश्यकता होती है तब होता है, जब धरती पे उसकी आवश्यकता बन जाती है तब हो जाता है। है ना? कितने गठन पूर्ण होते हैं उसकी बताए थे, कितनी मात्रा होती है। नमक के दाने के 1000 टुकड़े कर दो, एक टुकड़े के बराबर मात्रा जो है, मैटर जो है, वो गठन पूर्ण हुआ है, पूरी धरती के लिए पर्याप्त है। मध्य में एक ही है, बाहरी परिवेश में तो क्यों उसमें ऐसा? उसका स्थिरता उसी से है। अभी जो बैठा हुआ है उसके अंदर ऐसा है कि जितने परिवेश में होंगे उससे अधिक उसमें वो जड़ की व्यवस्था है, उसमें भी कहाँ परिवेश और उसमें बैलेंस है। हर स्ट्रक्चर का अपना स्ट्रक्चर है ना बैलेंस का। तो इसमें गठन पूर्ण में एक केंद्र में है, 60 उसमें परिवेश में। सर जैसे सेंटर के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो है अंश, उनका क्वार्कस कण से बने, पर वो क्वार्कस कण है वो कौन सी चीज से बने? उनका कुछ यहाँ पे कोई क्वार्क की बात नहीं। जैसे हम ऐसे साइंस के अंदर भी ये पढ़ते आ रहे हैं कि ऐसे पढ़ा रहे हैं क्योंकि वो तोड़ रहे हैं, उनको दिख रहा है। बिना तोड़े बताइए ना कौन सा क्वार्क होता है, बिना पार्टिकल एक्सेलरेटर के बताइए। मीन्स हमने वो एक नेम दिया जैसे कि ऐसे क्वार्कस, ऐसे कण है क्वार्कस, या फिर तो जो नाम दे रहा है उससे पूछो ना भाई, मैं तो नहीं दे रहा, मैं तो बोल रहा इतना ही है। हाँ पानी देता। अब बताइए जितनी चर्चा हुई है सुबह से लेके अभी तक, कुछ इसमें कुछ पूछना हो तो। वो दीजिए ना माइक, सुनाई नहीं दे रहा। हाँ जब अणु रचना की बात करते हैं तब आता है। हाँ हाँ जी, जरूरत नहीं है, थोड़ी सी संख्या में चाहिए थे, जितने बनने थे बन गए। हाँ अब जब मानवीय व्यवस्था हो जाएगी, अगर आवश्यकता रही तब भी बन सकते, उससे पहले नहीं। हाँ यही 121वां है। ये जो गठन पूर्ण है यही चैतन्य परमाणु है, यही 121वां है। गठनशील से ही बना है। क्यों?
नहीं, आप ऐसा सोच रहे हो भूखा और अजीर्ण मिलके बना है। हाँ, ऐसा नहीं कह रहे। हाँ, पहले तो भूखा या अजीर्ण ही रहा होगा, तो जितनी भूख थी वो पूरी हो गई ना। ये मॉलिक्यूल थोड़ा ना बना रहे हैं। आप मॉलिक्यूल क्यों बना रही हो? आप मॉलिक्यूल बना रहे हो, आप NaCl बना रहे हो। उसमें एक की भूख है, उसमें एक की अजीर्णता है, उसको दे देंगे। वो अजीर्णता भूखा नहीं है। देखिए, भूखा और अजीर्ण का फिर से बात कर लेते हैं, उसको समझना जरूरी है। हर परमाणु का गठन है, गठन के आधार पे आचरण है। आचरण का मतलब निरंतर क्रिया करता रहता है। प्रकृति में जड़ इकाई की निरंतरता नहीं है, तो एक अवधि के बाद वो गठन बदलेगा ही। वो जो साथ आए हैं उस गठन के रूप में, उसमें कुछ परिवर्तन होगा ही। परिवर्तन दो विधि से हो सकता है। कुछ परमाणुओं में जो कि हल्के होते हैं, उनमें बाहर से अंश आके समाते हैं, है ना। इससे उसके अंदर अंशों की संख्या बढ़ती है और उनका पुनर्गठन होता है। इस प्रक्रिया को बोला हमने ये प्रस्थापन, और इस प्रकार की प्रजातियों को नाम दिया भूखे परमाणु, जिनके अंदर, अभी आप सुनते नहीं हो, बीच में पूछते जाओगे तो जो बता रहा हूं पहले उसको बैठाना पड़ेगा, फिर आगे बात होगी, है ना। तो जो परमाणु के अंदर, जिन परमाणुओं में अंश आने से, है ना, गठन परिवर्तन होता है, उनको बोल रहे हैं भूखे परमाणु। ठीक है। अब कुछ परमाणु प्रजातियां ऐसी हैं जिनमें से अंश बाहर जाने से, यानी विस्थापन होने से अंशों के, उसकी स्ट्रक्चर में परिवर्तन होता है। ऐसे परमाणु को नाम दे रहे हैं अजीर्ण परमाणु। ठीक है। जब अजीर्ण होता है, उसमें से अंश बाहर जाते हैं, तो नया गठन जो बनता है वो भी एक भूखा या अजीर्ण ही बनेगा। ठीक है। भूखे का कम भूखा या अजीर्ण भी बन सकता है। ठीक है। और अजीर्ण का कम अजीर्ण या भूखा भी बन सकता है। तो ये चक्र चलता रहता है। किस आधार पे चलता रहता है? धरती में जहां पे जिस चीज की आवश्यकता है उसके आधार पे चलता रहता है। ठीक है। ऐसे ही गठन परिवर्तन विधि में एक विधि है जिससे गठन जो होता है वो तृप्त गठन बन जाता है। कभी भी गठन परिवर्तन के लिए दो मिलके नहीं बना रहे, है ना, कि एक भूखा और अजीर्ण मिलके बनाएंगे, ऐसा नहीं है। हमेशा ही उस परमाणु में ही कोई परिवर्तन हो रहा है, उसको बोल रहे हैं। अब बताइए क्या पूछ रहे थे, स्पष्ट हुआ? थोड़ा बहुत तो क्या पूछ रहे थे उस वक्त? वो वाली बात हुई? हाँ, निश्चित ही है, तभी तो उसी विधि से बनेगा ना। देखिए, परमाणु की प्रजातियां होना जरूरी है, तभी सब स्ट्रक्चर होंगे। जो प्रजाति की जितनी तादाद, यानी जितनी उसकी संख्या चाहिए धरती की व्यवस्था के लिए, उतना बनना भी जरूरी है। उसके बाद भी कुछ प्रजाति बनती रहेगी और कुछ गठनशीलता के आधार पर परिवर्तित होती रहेगी। वो परंपरा विधि से है, वही सिद्धांत काम करता है इधर भी। ठीक है ना। बताइए, और बताइए। जो स्पिन मोशन है वो चुंबकीय बलवश वो अंशों की परस्परता में है या वो अंश में है ही पहले से? अंश में है ही पहले। एक्चुअली मूल गति तो स्पिन मोशन ही है। जो श्रम गति परिणाम बोल रहे हैं ना क्रिया के मूल में, अभी बात नहीं आई उसकी, वो भी करनी है। तो उसमें जो गति है मूल, वो स्पिन के रूप में ही सबसे पहले समझ में आती है ना। पर जो स्पिन है वो भी एक बड़ी मजेदार चीज है, और जो वर्तुल है वो भी मजेदार चीज है। देखें, अगर जैसे एक पार्टिकल है और दूसरा घूम रहा है, ठीक है। अब ये दो पार्टिकल सिस्टम की हम बात करें, डायग्राम बने हो, तो अगर हम इनको दो पार्टिकल के रूप में देखते हैं, यानी एक केंद्र को देख रहे हैं और एक बाहर वाले को देख रहे हैं,
तो ये दिख रहा है ये रेवोल्यूशन हो रही है ना। अब ये दोनों को एक सिस्टम के रूप में देखिए तो ये स्पिन कर रहा है। और स्पिन है, हाँ, कंबाइंड सिस्टम का स्पिन है। हाँ जी, हाँ, साइंस में हम ऐसा देख रहे हैं कि स्पिन मोशन जो भी है उसमें ज़्यादा एनर्जी हम मीन्स ज़्यादा चीज़ें इनपुट भी कर सकेंगे और ज़्यादा चीज़ें ट्रांसफ़र भी कर पाएंगे। तो जब भी ज़रूरत है प्रकृति में तो जो भी चीज़ें चाहिए तो ले सकते हैं, जब भी चाहिए तो दे सकते हैं। एनर्जी की कंटेक्स्ट में बात करें तो इसलिए स्पिन मोशन चल रहा है, हर एक जगह पे स्पिन मोशन ही है। नहीं मैं समझा नहीं, ले सकते एनर्जी ले सकते दे सकते, कॉन्टेक्स्ट समझ में नहीं आया क्या। हेलो हेलो, हाँ, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि स्पिन मोशन अगर रेसिप्रोकेटिंग मोशन हम कर रहे हैं तो एनर्जी लेने का भी एक लिमिट आ जाएगा, देने का भी एक लिमिट आ जाएगा, ट्रांसफर करने का भी। कौन से मोशन में? रेसिप्रोकेटिंग मोशन अभी कर रहे हैं अभी। रेसिप्रोकेटिंग, हाँ, अभी माने लीनियर कोई भी लीनियर मोशन कर रहे हैं, ठीक है। तो लीनियर मोशन के अंदर हमें या एनर्जी कहीं से लेनी है या एनर्जी हमें देनी है तो उसका एक लिमिट आ जाएगा। बट ये जो रोटेशनल मोशन हो रहा है तो रोटेशनल मोशन के अंदर ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कारण ज़्यादा एनर्जी ले भी पाएंगे और ज़्यादा एनर्जी दे भी पाएंगे जब जो भी ज़रूरत है। तो इसलिए क्या पूरी प्रकृति स्पिन मोशन के ऊपर काम हो सिद्धांत रहा है। मेरे को स्पष्ट नहीं हुआ, क्यों ज्यादा ले पाएंगे स्पिन मोशन में? मतलब माने अपने ये हमें पता है कि अपने मास के अंदर एनर्जी है, ठीक है, मास हैविंग सम एनर्जी। मैं तो अभी नहीं, मैं नहीं बोला ये बात। हमारे मास के अंदर एनर्जी तो है ही ना, हम मास के आप कारण। ऐसा बोल रहे हैं? हाँ, मैं तो ऐसा नहीं बोला अभी तक। अच्छा, तो मतलब हमें तो अभी तक हमने तो यही पढ़ा है कि मास हैविंग सम एनर्जी और ई मींस मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू। हाँ, वो साइंस में पढ़ाते हैं। हाँ, वो पढ़ा है। यहाँ तो पे यहाँ पे जीवन विद्या पढ़ाते हैं। अच्छा, वो मतलब वो रेफरेंस नहीं है इधर। हाँ, मतलब यही बोल रहा हूँ कि ये इसको कैसे क्यों स्पिन से इसीलिए चल रहा है, स्पिन से मतलब उस फंडामेंटल पे मैं ये बात कर रहा हूँ। तो ये या फिर मेरा फंडामेंटल ही गलत है? नहीं, गलत सही नहीं, रेफरेंस ही अलग है, कॉन्टेक्स्ट ही अलग है, अभी कुछ और ही चर्चा चल रही है ना। स्पिन और एनर्जी का कोई वो नहीं है ऐसे कनेक्शन। अभी इस संदर्भ में बात ही नहीं हो रही और इसका कोई कनेक्शन भी नहीं है इधर, है ना। हम जो बात कर रहे हैं इधर इतना ही बात कर रहे हैं कि जो मोशन होता है, स्पिन मोशन और जो रेवोल्यूशनरी मोशन है, अगर आप उसको टू बॉडी सिस्टम देखते हैं तो वो रेवोल्यूशन के रूप में दिखता है। जब उसको वन सिस्टम के रूप में देखने लगते हैं उस टू बॉडी को, तो वो स्पिन के रूप में दिखने लगता है। इतनी ही बात कर रहे हैं, है ना। अभी एनर्जी की तो बात बहुत ज़्यादा नहीं की, एनर्जी की तो बात इतनी की कि जो एटॉमिक लेवल पे एनर्जी जो है वो हीट, साउंड और इलेक्ट्रिसिटी के रूप में कैसे जनरेट होती है, क्यों जनरेट होती है, उसके ऊपर थोड़ी सी बात की। उसी को हमने वर्क एनर्जी या कार्य ऊर्जा बताया, ठीक है। हाँ, उन दोनों का कॉम्बिनेशन है ना। तो न्यूक्लियस के जो स्पिन है और जो उसके जो परिवेशी ऑर्बिटल पार्टिकल्स की कॉम्बिनेशन में ही कंपनात्मक गति, घूर्णन गति, वर्तुलात्मक गति और कंपनात्मक गति। नहीं, अस्तित्व में कोई आवारागर्दी नहीं है। जहां पे प्रस्थापन होगा वो किसी विस्थापन से ही आया है। वही तो सहअस्तित्व है, पूरकता है, उपयोगिता है। बोला ना, आवारागर्दी कहीं नहीं। केवल और केवल अमानव आवारागर्दी करता है।
बाकी सब साथ का निर्वाह करते हैं। हाँ हाँ, ठीक है, आगे बढ़ाएं बात को। हाँ जी, हाँ, हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन में ऐसे ही लगता है कि वाइब्रेशन ही कहेंगे, पर मोशन को देखो तो अलग है। हाँ, भाषा से मीनिंग पकड़ रहे हो, क्रिया से नहीं पकड़ रहे। हाँ, तो जो मैं निवेदन कर रहा हूँ उस पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए कि उसकी जो एक्सिस है वो डोलती है। पूरे परमाणु का जो एक्सिस है, जैसे हम स्पिन को सोचेंगे तो ऐसे लगेगा ऐसे स्पिन कर रहा है ना, वो ऐसे स्पिन नहीं करता है, वो ऐसे स्पिन करते हुए ऐसे 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 घूमता भी है। और अलग अलग पार्टिकल में किसी में इतना ही घूमता है, किसी में इतना घूम जाता है, किसी में ऐसे 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 पूरा एक्सिस घूम जाता है। हाँ, जैसे सही बोल रहे हैं, जैसे लट्टू घूम रहा है, जब वो स्लो होता है तब वो ऐसे करता है ना, वो है कंपन। क्या हो गया? लड्डू, लट्टू, हमारे यहाँ लट्टू बोलते हैं, नॉर्थ इंडिया में यहाँ क्या बोलते हैं? अब ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, नाम का चक्कर है। नहीं, अब मेरी गलती है ना, मैंने लड्डू से ही शुरू किया था ना। तो अब 4 दिन हो गए तो उसकी याद आ रही होगी। ठीक है, क्या समय? अभी तो है समय हमारे पास, थोड़ी अच्छी बात और हो जाए। हाँ, ये बढ़िया बात है, मैं तो वेट कर रहा, कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछता यहाँ पे, है ना। तो एनर्जी कहाँ से आ रही है? हाँ, वो तो शब्द में तो सबको ही मालूम है, वो तो शिविर कर ही चुके हैं सब, है ना। तो जो पहले तो एनर्जी आती जाती नहीं है, एनर्जी व्यक्त होती है ना। कार्य ऊर्जा आना जाना होता है। ये जो ताप विद्युत ध्वनि है ना, इसके रूप में जो कार्य ऊर्जा है, कार्य ऊर्जा का देखिए क्या है, परमाणु के स्तर से कार्य ऊर्जा देखने को मिलती है ताप विद्युत ध्वनि के रूप में। अब जितना जो स्ट्रक्चर है, चाहे वो परमाणु का हो, परमाणु से बने अणु हो, अणु बनी अणु रचित रचनाएं हो, है ना, पदार्थ अवस्था में विभिन्न खनिज हो, उससे बने अलग अलग रसायन हो, रसायन से बने हुए वनस्पति संसार हो, है ना, फिर आपका कीड़े मकोड़ों का संसार है, फिर जीव जंतुओं का संसार है, फिर आपके पशु पक्षियों का संसार है, फिर मानव संसार, शरीर तक। ये सारा का सारा कार्य ऊर्जा के आदान प्रदान पर है। सारा का सारा संसार, इसमें जितना आदान प्रदान है ऊर्जा का, वो कार्य ऊर्जा का आदान प्रदान है। इसमें जितना संतुलन बनता है कार्य ऊर्जा के अर्थ में बनता है ना। NaCl जो कंपाउंड बनता है उसमें कुछ एनर्जी बैलेंस होता है, सोडियम और क्लोरीन के बीच में कुछ कार्य ऊर्जाओं का संतुलन बनता है, इसलिए वो सहवास करते हैं। जितने भी कंपाउंड्स हैं उसके आधार पे बनते हैं, है ना। चाहे क्लोरीन क्लोरीन के साथ रहता है या ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ रहता है, ये भी सारे ऊर्जा संतुलन बनते हैं उनमें कार्य ऊर्जा के स्वरूप में। इस आधार पे उनकी अणुरचना होती है ना। उसमें ऐसा नहीं होता कि वो इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड थ्योरी पे नहीं एक्सप्लेन हो सकता, कोवेलेंट बॉन्ड से कुछ एक्सप्लेन नहीं होता है ना। सामान्य बुद्धि से तो नहीं होता, कोई विशेष बुद्धि में समझ में आता हो तो अलग बात है। कि वो बोलते हैं कि जैसे ऑक्सीजन के उसमें 6 है ना बाहर आउटर ऑर्बिट में, दोनों 6 के 2-2 शेयर होके दोनों के लिए 8-8 हो गए। ये कैसे हो गया?
6 में से 2 शेयर किए, तो एक इसमें भी 4 हैं, इसमें भी 4 और कॉमन वो भी 4 है। तो या तो इसके साथ पूरा होगा या इसके साथ पूरा, दोनों का कैसे पूरा हो गया? भाई आपके अंदर भूख है, 2 लोगों को भूख लगी है, दोनों 4-4 रोटी से पेट भरते हैं, 6 ही रोटी है ना, तो 3-3 खा ली और 1-1 शेयर कर ली, इससे पेट कैसे भर गया? कुछ तो कमी रहेगी। हाँ, अगर मानव हो तो शायद भाव में भूखा रह के भी बोलेगा कि हाँ मेरे को संतुष्टि हो गई, पर उधर तो ऐसा नहीं मानता विज्ञान, है ना। तो वो एक अलग तर्क है, वो विज्ञान में ही समझा जाए क्या तर्क है, उसको अच्छे से कोई पढ़ाता हो तो पढ़िएगा उसको। यहाँ पे जो बोल रहे हैं कि कार्य ऊर्जाओं का संतुलन बनता है, इनका जो आपस में ऊर्जाओं के आदान प्रदान का एक संतुलन बनता है, जिससे मॉलिक्यूलर स्टेबिलिटी बनती है, तभी उनका बॉन्ड बनता है। जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनमें इनकी एक साइकिल बनती है, यहाँ की कार्य ऊर्जा इसमें, इधर की उधर, और वो एक चक्र बन जाता है जो एक दूसरे को बांध के रखता है, जो दूसरे के साथ सहवास के लिए सहयोगी होता है, बांध के नहीं रखता। ठीक है, तो ये जो परमाणु और परमाणु से ऊपर के स्तर पे जितनी भी रचनाएं, हमारा शरीर रचना है ना, ये सारे के सारे इसी प्रकार से परमाणु के या परमाणु से बने अणुओं के सहवास या अणुओं से बने अनुरचित रचना, ये प्राण कोशिका है ना, टिश्यूज, ऑर्गन, ये सारे के सारे इस फिजिकल केमिकल जो लेवल पे बॉन्डिंग है, सारी की सारी ये कार्य ऊर्जा के आदान प्रदान पे। इसी के आधार पे सारा मटेरियल एक स्ट्रक्चर में रहता है, एनर्जी बैलेंस के अर्थ में, है ना। और परमाणु के पर स्वरूप में जो सह अस्तित्व है, वो इकाई इकाई का ही सह अस्तित्व दिख रहा है, पर इकाई इकाई के सह अस्तित्व के रूप मूल में, यानी परमाणु के पूर्व स्वरूप में इकाई और व्यापक का सह अस्तित्व है, वो तात्विक स्तर पे है। इसको समझने की जरूरत है ना। परमाणु की जितनी हमने बात की, रचना की, ये यहां से इकाई इकाई के सह अस्तित्व की, परमाणु स्वयं में व्यवस्था की मूल इकाई परमाणु अंश मिलके, यानी कुछ इकाइयां मिलके सह अस्तित्व को प्रकाशित कर रही हैं, है ना। तो परमाणु जो है अपने आप में इकाई इकाइयों का सह अस्तित्व है, पर यह सह अस्तित्व होने का आधार क्या है, उसकी बात हम कर रहे हैं, है ना। तो उसमें से एक मुद्दा है ऊर्जा का, कि प्रत्येक इकाई जो है ना, वो क्रियाशील है ना, वो स्पिन कर रही है, रिवॉल्व कर रही है, जब धरती स्पिन भी कर रही है, सूर्य का चक्कर भी काट रही है ना। तो इसके लिए ऊर्जा कहाँ से है? ये ऊर्जा उसको कहाँ से प्राप्त है? ऊर्जा तो प्राप्त है क्योंकि क्रियाशीलता है। तो इसके भी मूल में एक प्रश्न बन सकता है कि क्रियाशीलता होना ऊर्जा का प्रमाण है कि नहीं है? कोई चीज क्रियाशील है, क्रियाशीलता के लिए ऊर्जा चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना। तो एक पहली बात स्वीकारते हैं हम कि क्रियाशीलता के लिए ऊर्जा चाहिए। अब शून्य आकर्षण में जितनी भी इकाइयां हैं, ये सब की सब क्रियाशील है ना। तो परमाणु के पार्टिकल्स भी क्रियाशील हैं, धरती, सूर्य, सब क्रियाशील। तो इनकी ऊर्जा कहां से आ रही है? ये ऊर्जा उन्हें कहां से प्राप्त है ना। तो इसमें दो ही तर्क हो सकते हैं। इकाई स्वयं ऊर्जा है, एक तर्क ये है, या इकाई को कहीं से ऊर्जा प्राप्त हो रही है, यानी उसका इकाई से कोई एक्सटर्नल सोर्स है। इकाई सोर्स नहीं है, कुछ और सोर्स है, या तो ऐसा होगा, या तो इंटरनल सोर्स होगा या एक्सटर्नल सोर्स होगा।
तो लेट्स अज्यूम कि इकाई स्वयं में ऊर्जा है, थोड़ी देर के लिए इस पे थोड़ा ध्यान देंगे सब है। तो जब भी अगर इकाई ऊर्जा है, स्वयं ऊर्जा है, तो इकाई क्रियाशील है। जब क्रियाशीलता में ऊर्जा का व्यय होता है कि नहीं होता है ना, तो कुछ एनर्जी यूज अप होती है, ठीक है। इकाई अपने में सीमित है या असीमित है, फाइनाइट है या इनफाइनाइट है? इकाई का मतलब ही फाइनाइट है, सीमित होने का है, ठीक है। और इकाई में जो क्रियाशीलता है, ये उसका जो आचरण है क्रियाशीलता के रूप में, वो निरंतर है या कभी कभी होता है ना। उसकी गतिशीलता तो निरंतर है, उसकी गति तो निरंतर ही देखने को मिलती है। निरंतरता फाइनाइट होती है, इनफाइनाइट होती है? इनफाइनाइट निरंतरता मतलब इनफाइनाइट क्रियाशीलता। इनफाइनाइट क्रियाशीलता के लिए फाइनाइट एनर्जी चाहिए, इनफाइनाइट एनर्जी चाहिए। तो इकाई अपने में फाइनाइट होके इनफाइनाइट एनर्जी का सोर्स हो सकती है। ठीक है, सामान्य सा छोटा सा तर्क है, सोच के देखिए इस पे। तो दूसरी चीज क्या है फिर? स्पेस, व्यापक। है ना, और स्पेस सब जगह है, सब जगह है, तो ऊर्जा सब जगह है। उस ऊर्जा को तात्विक स्तर से ही वो एक्सेसिबल है प्रत्येक एक को, उसका संपूर्ण प्रभाव तात्विक स्तर से प्राप्त है, तभी तो क्रियाशील है हर इकाई, ठीक है ना। तो उसका जो व्यापक में भीगे होने की वजह से इकाई के एक एक कण को, एक एक टुकड़े को वो ऊर्जा प्राप्त है, ठीक है। इसलिए प्रत्येक एक क्रियाशील है, निरंतर क्रियाशील है। अब दूसरी बात कि ये ऊर्जा, इकाई व्यापक से ऊर्जा ले रही है, ये भाषा गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि व्यापक कहाँ कहाँ है? सब जगह है। लेने का मतलब क्या होता है? मैं इस हाथ से पेन को इस हाथ में ले रहा हूं, है ना। जहां है वहां से जहां नहीं है वहां लेते हैं। तो ऊर्जा को लेने का कोई अर्थ नहीं बनता, ठीक है ना। इकाई ऊर्जा को प्रकाशित करती है या व्यक्त करती है, इतना ही भाषा बनती है। कौन इस ऊर्जा को नाम दिया? निरपेक्ष ऊर्जा, ये साम्य ऊर्जा, जो कि इकाई के तात्विक स्तर पे जो क्रियाशीलता है उसका कारण है। तात्विक स्तर पे जो क्रियाशीलता है इसका कारण है। इस कारण की वजह से समस्त इकाइयां तात्विक स्तर पे क्रियाशील हैं। फिर इन क्रियाशीलताओं की परस्परता में कार्य ऊर्जा, फिर बाकी सारा संसार जो प्रगटन संसार है वो सारा इकाई इकाई का सह अस्तित्व है। पर उस सब के मूल में जो महाकारण है वो व्यापक सत्ता जो साम्य ऊर्जा के रूप में प्रत्येक एक को प्राप्त है, आधार वस्तु, ठीक है ना। तो इससे दो चीज होती है, एक तो साम्य ऊर्जा का कोई अभाव नहीं है ना, उससे कोई वियोग नहीं है, उससे कहीं मुक्त नहीं हो सकते, उसमें तो हम भीगे डूबे गिरे, उसी से पूर्णतः प्रभावित है ना। तो ऊर्जित हैं इसलिए निरंतर क्रियाशील हैं। क्रियाशीलता वश परस्पर क्रियाशीलता है, परस्पर क्रियाशीलता में कार्य ऊर्जा है। तो ये दोनों ऊर्जा के स्वरूप है ना। कार्य ऊर्जा जो है उसका भेद किससे है?
क्योंकि वो परस्पर क्रिया से है, तो परस्परता में, सापेक्षता में हमेशा कम ज्यादा होता ही है भाई। 2 अंश के परमाणु में जितनी ऊर्जा प्रकाशित होगी, है ना, और 4 अंश के परमाणु में जितनी होगी, उसमें अंतर होगा ही कार्य ऊर्जा के रूप में। ठीक है, ये समझ में आया सबको? ठीक है, तो ये सामान्य सा तर्क है इसके लिए कि व्यापक को ऊर्जा क्यों बोल रहे हैं। सीमित इकाई में असीमित ऊर्जा नहीं हो सकती, या सीमित इकाई असीमित ऊर्जा का आधार नहीं हो सकती। और ऊर्जा का जो खर्च कर रही है, वो व्यय कर रही है, अगर इकाई स्वयं ऊर्जा होती तो इकाई का साइज घटता जाता। फिर E=mc² सिद्धांत पे जितनी ऊर्जा खर्च करती जा रही है उतना मास कम होता जाए, ऐसा तो कुछ होता नहीं। ठीक है ना? तो मूल ऊर्जा, साम्य ऊर्जा, निरपेक्ष ऊर्जा, है ना, ये व्यापक को ही नाम है, क्योंकि इसमें भीगे होने की वजह से प्रत्येक एक क्रियाशील है ना? जी, माइक लीजिए ना दीदी। परमाणु में जैसे हम बोल रहे हैं कार्य ऊर्जा, और ह्यूमन बॉडी तक जो हम देखें तो वहाँ तक यही कार्य ऊर्जा है जी, जो हमारे अंदर के जो भी स्ट्रक्चर है उसमें हाँ, वो है। हाँ, तो फिर जो खाना खाने से जो एनर्जी, जो ऊर्जा की हम बात कर रहे हैं, हाँ, वो तो वही तो है ना। तो स्ट्रक्चर को बनाए रखने के लिए कुछ ऊर्जा चाहिए ही चाहिए। तो वही सिस्टम है, वही प्राण कोशिका में जो हुआ शुरू, बायोलॉजिकल सेल में शुरू हुआ, वो अपने स्ट्रक्चर को बनाए रखने के लिए उसे मटेरियल भी चाहिए, ऊर्जा भी चाहिए। वो बाहर से ग्रहण करता है उसको रसायन के रूप में, और रासायनिक उर्मी को इस्तेमाल करता है ऊर्जा के रूप में। तो परमाणु में तो हमने देखा कि वो अपने कार्य ऊर्जा तो उसमें ही है। हाँ, क्योंकि तो परमाणु तो तात्विक स्तर पे बात होगी ना। अब ये परमाणु के पर स्वरूप के अंदर हम जो देख रहे हैं, इसके अंदर जो सिस्टम्स बनते हैं, इसमें एनर्जी का यूसेज, जो जिसको बोल रहे हैं वर्क एनर्जी, उन वर्क एनर्जीज को बनाए रखने के लिए मटेरियल का फ्लो बनता है उसमें, उन स्ट्रक्चर्स में। तो जैसे सेल हो गया, है ना, ये सेल से बनी जितनी भी चीजें, उन सब में यही फ्लो मिलता है देखने को। मटेरियल का एक फ्लो बन जाता है, वो कुछ सिलेक्टेड मटेरियल्स को ऑब्जर्व करते हैं, उसके मटेरियल को यूज करते हैं, उसके अंदर केमिकल एनर्जी को यूज करके बाकी अवशेषों को बाहर कर देते हैं। ये निरंतर क्रिया चलती रहती है उनमें, है ना। वही चीज हमारे शरीर के साथ है। पर हमारे शरीर के एक एक परमाणु में वो जो परिवेशी अंश 0.8 C से घूम रहे हैं, उसकी ऊर्जा खाने से नहीं जाती, है ना। वो हाँ जी भैया, जैसे मानव में हम ये कार्य ऊर्जा को ऐसे देखेंगे कि शरीर और जीवन के बीच में जो भी हो रहा है वो कार्य ऊर्जा है। नहीं नहीं, शरीर से जितना व्यक्त हो रहा है, शरीर एक भौतिक रासायनिक इकाई है ना। तो जैसे मैं बोल रहा हूँ, एक कार्य ऊर्जा का ही प्रयोग हो रहा है। मन में बोलने की चयन हो रहा है ना। तो वो वहाँ तक हमारी चैतन्यता है। उसके बाद हम जो बोल रहे हैं वो शरीर की भौतिक रासायनिक क्रिया है। ब्रेन के अंदर संकेत आया जीवन से, तो उसके बाद ब्रेन से एक इलेक्ट्रिक पल्स चलती है जो कि एक केमिकल रिएक्शन है, जो कि हमारे वॉइस बॉक्स तक पहुंचती है, जहाँ पे एक और केमिकल रिएक्शन होती है, जिससे उसके अंदर एक फिजिकल रिएक्शन होती है, जिससे वो वाइब्रेट करता है। सांस लेने से उस वाइब्रेशन को मॉड्यूलेट करते हैं, उससे भाषा बनती है। तो यही जो कॉम्बिनेशन है उसको ही हम कार्य ऊर्जा बोल रहे हैं। हाँ, तो जीवन वाला भाग तो वो चैतन्य क्रिया है ना, उसको नहीं जोड़ रहे हैं इसमें। केवल जो फिजिकल केमिकल प्रोसेस हो रहा है शरीर में, उसको ही बोल रहे हैं। ये कार्य ऊर्जा। तो मन में अगर कुछ बोलने का चयन हुआ,
उसको हम यहाँ पे नहीं जोड़ रहे हैं। नहीं, वो जो नहीं। ब्रेन से सिग्नल गया और अभी फिर केवल बोला। बॉडी तक की बात हो रही है, क्योंकि जीवन स्वयं में गठनपूर्ण परमाणु है। अभी परमाणु स्तर पे बात नहीं, अब रचना स्तर पे बात हो रही है। उस परमाणु के अंदर क्या होता है वो अलग अध्ययन है। चैतन्य क्रिया के रूप में उसमें जो चैतन्य बल और चैतन्य शक्ति है, अक्षय बल अक्षय शक्ति के रूप में, है ना, वो एक अलग चीज है। वो तो जब जीवन की क्रियाओं की बात करते हैं तब उसके कॉन्टेक्स्ट में बात होती है। तो परमाणु में तो हम ऐसे नहीं देखेंगे ना भैया कि जैसे न्यूक्लियस है और परिवेशीय अंश है, उन दोनों के बीच में जो हो रहा है उसको हम कार्य ऊर्जा नहीं बोल रहे हैं ना? उसी को कार्य ऊर्जा कह रहे हैं। उसको बोल रहे हैं। उसको कार्य ऊर्जा बोल रहे हैं। वही कार्य ऊर्जा एटॉमिक लेवल पे हो गई, उससे मॉलिक्यूल्स में हो गई, मॉलिक्यूल्स से में बनी कॉम्बिनेशन से में हो गई, जितने भी इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, है ना, इन सब में ये जो कंपाउंड्स क्यों बन रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी कार्बन चेन्स क्यों बन रही हैं? क्योंकि उनमें कार्य ऊर्जा का एक फ्लो बनता है, इसलिए वो चेन बनी रहती हैं। उन्हीं चेन्स के आधार पे वो प्राण कोशिका बनती है, प्राण कोशिका के साथ शरीर रचनाएं बनती हैं, है ना। हम मुंह में खाना डालते हैं, वो सारा का सारा फिजिकल केमिकल रिएक्शन होता है, उसमें सलाइवा मिलता है, केमिकल रिएक्शन है, उसको निगलते हैं, फिजिकल रिएक्शन है, पेट में पहुंचता है, उसके अंदर एसिड्स मिलते हैं और जूसेस मिलते हैं, वो केमिकल रिएक्शन करते हैं, फिर आगे बढ़ता है। तो फिजिकल केमिकल प्रोसेस चलता रहता है निरंतर, उसमें केमिकल एनर्जी रिलीज होती रहती है ना। वो एक बॉडी की फंक्शनैलिटी के लिए है। सेल्यूलर लेवल पे भी वो चल रहा है कि हमारे ब्लड में जो है, ब्लड ही उसको सराउंड करके रखता है प्राण कोशिकाओं को, वहां से वो जो भी उसको मटेरियल चाहिए वो मिलता रहता है। हो गया। एडीपी एटीपी पढ़ाते हैं ना, वो क्या केमिकल एनर्जी तो है, केमिकल बॉन्ड की एनर्जी तो पढ़ाते हैं। ठीक है, क्या समय अभी है? समय तो है ना। तो तृप्त परमाणु की बात हो गई, गठनपूर्ण परमाणु की बात हो गई, है ना। तो पहले 3 अध्याय जो थे उसमें सहअस्तित्ववादी विज्ञान में वो सब पूरे हुए कि नहीं हुए? जितने भी पॉइंट्स थे, कुछ मार्क किया था आप लोगों ने? एक बार नजर मार लीजिए, कुछ छूटा हो तो। हाँ, इसमें एक बात और जोड़ देता हूं। ये जो कार्य ऊर्जा है, ये परिवेशी अंशों में जो बनती है ना, यहां पे बन रही है परिवेशी अंश में। इसके अंदर भूखे और अजीर्ण में इसका 2 प्रक्रिया होती है अलग अलग। भूखे परमाणुओं में ये परिवेश से बाहर की ओर ट्रांसमिट हो जाती है। यहाँ पे जो कार्य ऊर्जा बन रही है ना, ये वाली, ये बाहर की ओर ट्रांसमिट होती है इधर से, परिवेशों से, है ना। इसको बोलते हैं किरण। तो ताप विद्युत ध्वनि किरण के रूप में भूखे परमाणुओं में से ट्रांसमिट होती है, यानी उनके ऑर्बिट्स में से बाहर की तरफ चले जाती है। अजीर्ण परमाणु जिसमें, उनमें क्या होता है, उसमें एक तो ये जो मूवमेंट है, अगर उसी एंगल से देखेंगे तो भूखों में अगर ऐसे घूम रहे हैं, अजीर्ण में ऐसे घूमते हैं, ठीक है। और इसमें क्या अंतर आता है कि इसमें जो ये जो ऊर्जा बन रही है, कार्य ऊर्जा, ये बाहर नहीं जाती है, ये नाभिक में जाती है, न्यूक्लियस में जाती है यहां से। ठीक है, न्यूक्लियस में जाती है, न्यूक्लियस में कुछ पचती है और बाकी न्यूक्लियस रेडिएट कर देता है। तो ताप ध्वनि विद्युत अजीर्ण परमाणु में नाभिक में जाता है, जो परिवेश में जनरेट हो रहा है वो उसके न्यूक्लियस में जाती है, और न्यूक्लियस में जितनी पच सकती है उतनी पचती है, बाकी वो न्यूक्लियस उसका बाहर रेडिएट करता है। ठीक है, तो अजीर्ण के अंदर जो रेडिएशन है वो न्यूक्लियस से आ रही है, भूखों में रेडिएशन परिवेश से आ रही है। इससे क्या फर्क पड़ता है?
ये जो परिवेश है, इधर से आने वाली रेडिएशन की वेवलेंथ बड़ी होती है, न्यूक्लियस से आने वाली रेडिएशन की वेवलेंथ छोटी होती है। यहाँ से एक्सरे और गामा रे के रूप में आती है। यहाँ पे आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का जो बड़ा स्पेक्ट्रम है, जो विजिबल वाला है ना, अल्ट्रावायलेट या इंफ्रारेड वाला, उसमें आती है। तो इसलिए क्योंकि इसकी हायर फ्रिक्वेंसी है, इसलिए जहाँ से निकलती है वहाँ तक पहुँचने की ताकत रखती है। न्यूक्लियस से निकलती है तो दूसरे के न्यूक्लियस तक जाने की, तो ये भेद सकती है, इसलिए विखंडन करने के लिए इसी का प्रयोग होता है। इसका नाम दिया जो न्यूक्लियस से निकलती है ना, इसको बोला विकिरण। किसके क्या? हाँ हाँ हाँ, वो तो थ्रेड कटिंग पे है ना, थ्रेड उल्टा काट दीजिए। हाँ ठीक बात है, तो एक डायरेक्शन में अंदर की तरफ जाएगा, एक डायरेक्शन में बाहर की तरफ जाएगा, ठीक बात है। पर ये ध्यान रखना कि वो थ्रेड कटिंग पे है, क्योंकि बहुत सारे कुछ पेच अब ऐसे भी आते हैं जिनको उल्टा करना पड़ा। हाँ हाँ, क्योंकि आदत होती है टाइट करने की ऐसे, है ना, ये खोलने की ऐसे। भूखे परमाणु में देखिए कार्य ऊर्जा, ये जो परिवेशीय अंशों की क्रियाशीलता से हो रही है, तो जो कार्य ऊर्जा बन रही है ये ट्रांसमिट होती है ना, तो ये ऑर्बिट से ही ट्रांसमिट हो जाती है। ये जो भूखे परमाणु में ऑर्बिट से ट्रांसमिट होती है, इसको नाम दिया किरण, है ना। और अजीर्ण परमाणुओं में वो परिवेश से पहले न्यूक्लियस में जाती है, नाभिक में जाती है। नाभिक में जाके नाभिक में जितनी पचती है उसके बाद वो बाहर जाती है। बाहर जो जाती है वो विकिरण कहलाती है। अजीर्ण में जो उसकी अंतर अग्नि है वो नाभिक में जाके फिर बाहर जाती है। ऐसी भाषा पढ़ने को मिलेगी दर्शन में, ठीक है। तो ये जो विकिरण है यही आपको रेडियो एक्टिविटी के रूप में मिलता है। तो रेडियम है, यूरेनियम है ना, ये सब में जो रेडिएशन है ना, वो हार्मफुल क्यों है? क्योंकि ये न्यूक्लियस से आ रहा है, तो वो न्यूक्लियस तक जाता है, तो वो परिवेशों को भेदता हुआ जाता है, तो उसको विखंडन करने की ताकत है उसमें। यह परिवेश से निकला होता है, यानी परिवेश तक पहुंच के रुक जाता है, तो परमाणु को भेदता नहीं। ठीक है ना। किरण और विकिरण का भी एक सिद्धांत है इसमें दिया हुआ, तो वो भी हो गया। ठीक है, और बताइए इसमें कोई और मुद्दा? जब मेरे को पुस्तक दिखाइए, 1 मिनट, कोई भी बैठिए। लीजिए। इतना परमाणु की सूचना पर्याप्त है और चाहिए? जो इलेप्टिकल जो पूरा है
वो अंशों के प्रभाव की वजह से ऐसा है। इलिप्टिकल ऑर्डर, ऑर्बिट, हाँ। वो ससमुखता में है। ससमुखता का क्या मतलब है कि कोई भी पार्टिकल है और जो ऑर्बिट कर रहा है, इनके बीच में रिलेशनशिप जो बनता है वो एक दूसरे को पहचानते हैं, दोनों में ओरिएंटेशन है, बात हो ही गई। तो इसका फेस और इसका फेस मान लीजिए अलाइंड है ना। अब ये भी स्पिन कर रहा है और ये भी घूम रहा है उसके आसपास, तो इसमें भी इसका फेस। तो इन दोनों के, इन फेसेस के बीच में मान लीजिए बराबर दूरी रहनी, अगर हम एक सिद्धांत को मानते हैं तो इसका भी फेस, ये दोनों फेस है ना, ये रोटेट कर रहा है ना, ये उसके साथ कर रहा है। तो जैसे एक स्टेट आएगी कि इसका फेस ऐसे और इसका फेस ऐसे, तो ये दूरी बढ़ गई, तो इसको बराबर बनाने के लिए पास हो जाता है। फिर जब ऐसे हो गए तब दूरी कम हो गई, तो उसके लिए ज़्यादा दूर हो जाता। तो ये कुछ जगह पे पास, कुछ जगह पे दूर, ऐसे घूमते हैं। वो पहचानने निर्वाह करने के आधार पे, अभी पहचानना निर्वाह को समझते नहीं है ना, इसलिए ये पकड़ में नहीं आता। तो फिर निश्चित दूरी कैसी बनी रहेगी? हाँ, शून्य आकर्षण में भी रहना है और ये भी होना है। ठीक है। हाँ, तो और उसके कारण स्पिन मोशन कैसे है? हाँ, तो सह अस्तित्व जो है ना, इसकी दो परिभाषाएं आती हैं। एक तो है व्यवहारिक परिभाषा, जिसमें बोला है प्रत्येक एक स्वयं में त्व सहित सहित व्यवस्था समग्र व्यवस्था में भागीदार। ये सहअस्तित्व की व्यवहारिक भाषा है, यानी प्रकृति में कोई भी इकाई है वो स्वयं में अपनी मौलिकता के साथ व्यवस्था है। मौलिकता का मतलब उसका जो परस्परता में प्रभाव पड़ता है ना, उसके साथ वो व्यवस्था है। और समग्र व्यवस्था यानी जो पूरी व्यवस्था है, बड़ी व्यवस्था, उसमें भागीदार है। इसके उदाहरण के रूप में हम किसी एक पेड़ को ध्यान में ले आए। मान लीजिए आम का कोई पेड़ है, उस पर एक पत्ता है। वो पत्ता अपने आप में एक व्यवस्था है कि नहीं है ना। उसका एक निश्चित प्रभाव है, उसकी मौलिकता है, उसमें वो भोजन बनाता है पेड़ का और सांस लेता है उसके लिए, है ना। और वो पेड़ की व्यवस्था में भागीदारी कर रहा है कि नहीं कर रहा? वो पत्ता पेड़ की व्यवस्था में भागीदारी कर रहा है ना। तो पत्ता स्वयं में व्यवस्था, समग्र व्यवस्था में भागीदार। वो पेड़ अपने आप में एक व्यवस्था है कि नहीं है? वो पेड़ जिस बाग बगीचे में, उसमें भागीदारी कर रहा है कि नहीं कर रहा? वो बाग बगीचा अपने आप में एक व्यवस्था है कि नहीं है? वो उस भौगोलिक क्षेत्र में भागीदारी कर रहा है कि नहीं कर रहा है?
भौगोलिक क्षेत्र अपने में एक व्यवस्था है कि नहीं है? वो धरती की व्यवस्था में भागीदारी कर रहा है कि नहीं कर रहा? धरती अपने आप में एक व्यवस्था है कि नहीं है? वो सौरमंडल में अपनी भागीदारी कर रही है नहीं कर रही? सौरमंडल अपने आप में एक व्यवस्था है कि नहीं? वो जो गैलेक्सी है उसकी व्यवस्था में भागीदारी कर रही है कि नहीं? गैलेक्सी अपने आप में व्यवस्था है, और बड़ा जो स्ट्रक्चर है उसमें भागीदारी कर रही है नहीं कर रही? तो ऐसे आप अनंत जा सकते हो। हर लेवल पे स्वयं में व्यवस्था, समग्र व्यवस्था में भागीदार। वापस उस पत्ते पे आ जाइए। अब सूक्ष्म की तरफ चलते हैं। वो पत्ता प्राण कोशिकाओं से बना है, सेल से बना है। वो सेल अपने में व्यवस्था है, पत्ते की व्यवस्था में भागीदार कर रहा है। वो सेल मॉलिक्यूल्स का बना हुआ है, वो मॉलिक्यूल्स अपने में व्यवस्था है, प्राण कोशिका की व्यवस्था में भागीदारी कर रहे हैं। वो मॉलिक्यूल्स और परमाणु से बने, परमाणु अपने में व्यवस्था है, मॉलिक्यूल की व्यवस्था में भागीदार कर रहे हैं। तो किसी भी स्तर पे देख लीजिए, परमाणु से लेकर अनंत स्तर तक क्या देखने को मिलता है? सहअस्तित्व। हाँ, तो मानव होने के स्वरूप में सहअस्तित्व में है, रहने के स्वरूप में नहीं है। ठीक है। फिर दूसरी परिभाषा जो है, अब हम बात कर रहे हैं तात्विक स्तर पे। ये व्यवहारिक थी, अब तात्विक स्तर की परिभाषा सहअस्तित्व। इसको बोला सत्ता में संपृक्त प्रकृति। है ना? ये जो संपृक्त शब्द आया है, इसका अर्थ है भीगा होना, डूबा होना और घिरा होना। भीगे होने से ऊर्जा संपन्नता, डूबे होने से क्रियाशीलता, और घिरे होने से नियंत्रण। तो ये संपृक्त सत्ता में भीगी डूबी घिरी प्रकृति। संपृक्त का अर्थ क्या है? भीगा डूबा घिरा होना। तो सत्ता में प्रकृति, प्रकृति का मतलब एक एक रूप में पाई जाने वाली वस्तु, यानी इकाइयां, समस्त इकाइयां सत्ता में भीगी डूबी घिरी, है ना? तो भीगा होना जो है, इसका मतलब है कि प्रत्येक एक के कण कण में ये वस्तु आर पार है। इसको थोड़ा समझना पड़ता है ना? जैसे आपके और हमारे बीच में एक खाली जगह है, यही व्यापक है, यही स्पेस है ना? तो दो इकाइयों की परस्परता में भी स्पेस है, ठीक है। लेकिन जहां इकाई है वहां पे, जैसे पेन है, पेन के आसपास स्पेस दिख रहा है ना? जहां पेन है वहां पे भी है। कैसे? किसको तोड़ते जाएं? हाँ, तो फिर तो पेन नहीं बचेगा। हाँ, तो पेन के अंदर तो इंक है, उससे तो लिख रहा हूं मैं। अब मैं कंफ्यूज कर रहा हूं, है क्या? परमाणु के अंदर क्या? कहां पर अंदर? आर पर कैसे? अंदर कैसे? ये यही तो बताना है। दो अंश के बीच में, हाँ, अंशों के बीच में तो हम दोनों के बीच में तो था ही, वो तो ठीक हो गया। अंश के आर पार है, ये कैसे कह रहे हैं आप? नहीं, वो तो बना होगा,
तो कहीं पे जाके तो हमें इस पे आना पड़ेगा कि कोई ऐसी इकाई है जिसका टुकड़ा नहीं हो सकता। फिजिकली ऐसा सोचने में आता है। नहीं, क्रियाशील होना एक अलग बात है। तो इसकी जो स्थिति है भीगे होने की, इसको समझने की जरूरत है। अभी आप और हमारे बीच में हवा भी है ना। हवा जब है तो अगर मैं हाथ चलाता हूं, चला के देखो ना, आप भी चलो, हवा लग रही है ना, लग रही। तो इकाई की मूवमेंट से हवा के अंदर मूवमेंट हो रही है ना। व्यापक जो है उसमें इकाइयां कितनी भी गति से कितना भी चल लें, उसमें स्पेस स्वयं में कोई मूवमेंट नहीं बनती। अगर हम इकाई के आर पार ना हो तो हम इसको जैसे इधर करेंगे, जैसे इधर की हवा को डिस्प्लेस किया तो हवा इधर से घूम के इधर आ गई, इसलिए तो मूवमेंट हो रही है हवा की, है ना। लेकिन अगर वो टोटली आर पार है और बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं कर रही उसे, तो आप कितना भी इसे करते रहो तो कोई तरंग नहीं बनेगी, कोई दबाव नहीं बनेगा, कोई गति नहीं बनेगी। तो व्यापक जो है वो हर इकाई के आर पार है, एकदम कंटिन्यूअस चीज है, उसके ऊपर इकाई का कोई प्रभाव नहीं। इकाई कुछ भी गति करती रहे, ऐसे घूमे वैसे घूमे, ऐसे ऐसे कुछ भी करती रहे, उसमें न तरंग बनती है न दबाव बनता है, न कोई गति होती है उसमें। ठीक है। ठीक है। और ये कंटिन्यू है। जैसे आप कोई लोहे का बॉक्स बनाओ, तो बॉक्स के बाहर की स्पेस और खाली बॉक्स के अंदर की स्पेस, क्या हमने स्पेस के दो टुकड़े कर दिए? नहीं, वो बॉक्स से कोई फर्क नहीं पड़ा उस स्पेस में। आप इसको इधर कर लो, इधर कर लो, स्पेस में कोई स्पेस एक ही है, वो ये अखंड है, इसका टुकड़ा नहीं होता। इकाई उसे बांध नहीं पाती है, उल्टा इकाई उसमें बंधी हुई है। जैसे ये पेन दिख रहा है, ये पेन इसलिए दिख रहा है क्योंकि इसको आपको स्पेस और मैटर का सहअस्तित्व दिख रहा है। अभी देखिए, इसकी बाउंड्री अगर ना दिखे, अब दिख रहा है पेन, तो स्पेस और मैटर की बाउंड्री से ही रूप है। फॉर्म जो है वो बाउंड्री से, ठीक है। तो जो व्यापक है वो मैटर के आर पार है, स्पेस जो है वो मैटर के आर पार है ना। एक बहुत क्रूड एग्जाम्पल है, जैसे रुई को पानी में डाल दिया तो पूरी की पूरी पानी में भीग जाती है ना। लेकिन वो स्थूल स्तर पे भीगती है, एटॉमिक लेवल पे नहीं भीगती है। ये तो एटॉमिक, सब एटॉमिक, अगर उसका भी छोटा टुकड़ा कर दो उस लेवल पे भी भीगा हुआ है। ठीक है। कोई चीज किसी के आर पार कैसे जाती है? जैसे आपके पास छलनी है, उसमें से आटा छानते हैं, है ना, तो आटा तो छन जाता है, कुछ उसमें तिनका मिनका वो नहीं छनता है। तो यानी छलनी से जो ज्यादा सूक्ष्म है जो कण, वो उसके आर पार चले जाता है, जो उससे सूक्ष्म नहीं है वो नहीं जाता। ठीक है ना। कपड़े को पार पानी चले जाता है क्योंकि कपड़े का जो कण है उससे ज्यादा सूक्ष्म पानी का कण है, वो उसके आर पार चले जाता है। प्लास्टिक का जो कण है उसके पार नहीं जा पाता पानी। तो पार क्या जाता है? जो कि सूक्ष्म होता है उससे। तो व्यापक जो है वो मैटर से सूक्ष्म है। मैटर का सबसे सूक्ष्म कण जो है वो परमाणु अंश, जैसे आत्मा,
है ना, वो परमाणु, जीवन परमाणु का जो सेंटर है उसका नाम आत्मा है, यानी जो न्यूक्लियस है उसमें एक ही अंश है, उसके भी आर पार है। तो आत्मा के आर पार होने की वजह से उसको परमात्मा संज्ञा है। आत्मा से भी सूक्ष्म होने के लिए ये स्पेस ही परमात्मा है। ठीक है, तो ये आर पार है, अति सूक्ष्म है। ठीक है, इसलिए इसमें एक एक कण भीगा है और ये स्वयं में ऊर्जा है, इसलिए प्रत्येक कण इसमें ऊर्जा संपन्न है। इसलिए भीगे होने से ऊर्जा संपन्नता है ना। ये ऊर्जा संपन्नता ही बल संपन्नता, बल संपन्नता का मतलब होता है करने की ताकत से, क्रिया की ताकत होना, क्रिया करने की ताकत होने को ही बल कहते हैं। मेरे में चलने की ताकत है, बल है, इसलिए तो मैं खड़ा होकर चलने लगा। आप सब में है, कभी आप प्रयोग करते हैं, कभी नहीं प्रयोग करते, पर जो पोटेंशियल के रूप में आप में बना हुआ है, एक ताकत के रूप में, इसी का नाम बल होता है। तो ये बल संपन्न है। ऊर्जा संपन्नता होने से ही बल संपन्नता है। और ये बल संपन्नता को पहचानना है तो ये चुंबकीय बल संपन्नता के रूप में पहचान में आती है। चुंबकीयता को हम पहचानते ही हैं। दो चुंबक को पास में लाइए, छुए बिना ही उसके अंदर पता चल जाता है इसमें ताकत है। ये ताकत परमाणु अंशों के समय से है, उस स्तर से है। तो हर इकाई में चुंबकीय बल संपन्नता है। ये व्यापक में भीगे होने की वजह से। ठीक है, फिर व्यापक में डूबा होना। डूबे होने का क्या अर्थ है? उसको तो घिरा हुआ कहेंगे ना। इसको भावनात्मक भाषा से पकड़िए। आप कभी संगीत में डूबे हैं? किसी पुस्तक में डूबे हैं? भक्ति में डूबे हैं? है ना। डूबने का मतलब है मग्न हो जाना, यानी किसी प्रभाव को पूर्णतः स्वीकार लेना, किसी प्रेरणा से प्रेरित हो जाना, यही उसमें डूबना है। म्यूजिक में डूब गए यानी म्यूजिक से प्रेरित हो गए, उससे प्रभावित हो गए पूर्णतः, है ना। ऐसे ही व्यापक में इकाइयां डूबी हुई हैं, है ना। डूबे होने से यानी किसी चीज से जब प्रेरित होते हैं तो प्रेरित होने का मतलब होता है उसके अर्थ में क्रियाशील हो जाना, है ना। क्रियाशीलता में कोई ना कोई लक्ष्य होता है। तो ये किस में डूबे हैं? पूर्ण में डूबे हैं। व्यापक पूर्ण है। पूर्ण में डूबे होने से पूर्णता के अर्थ में क्रियाशील एवं विकासशील, है ना। तो पूर्ण में पूर्ण के प्रभाव को स्वीकारे हुए हैं, इसलिए पूर्णता को प्रमाणित करने के अर्थ में क्रियाशील, इसलिए डूबे हुए होने से क्रियाशील, है ना। और घिरा हुआ, नियंत्रित। अब जो नियंत्रण है, नियंत्रण जो होता है तो अब ये इकाई जिसकी हम बात कर रहे हैं ये अपने में ऊर्जा संपन्न है, यानी इसमें कोई ताकत है, और ये क्रियाशील है। ये दो क्वालिटी तो समझ में आ गई व्यापक के प्रभाव में। तीसरी चीज क्या है? ये नियंत्रित भी है।
नियंत्रित होने का क्या मतलब है? तो इसमें एक लक्ष्य तो पूर्णता के अर्थ में आ ही गया, इसलिए क्रियाशील है ना? तो लक्ष्य के अर्थ में क्रियाशील है। दूसरा इसमें क्या आ गया, अब एक इकाई और दूसरी इकाई। नियंत्रण जब होता है, नियंत्रण की बात होती है, तो ये एक से अधिक में बात होती है। एक में नियंत्रण का कोई स्वरूप समझ में नहीं आता। एक के साथ ही, है ना, नियंत्रण के अर्थ में ही परस्परता की बात आती है, और परस्परता के अंदर फिर आप जो तालमेल होता है या पहचानना, निर्वाह करना होता है, उसको हम नियंत्रण के रूप में। नियंत्रण का कोई स्वरूप एक में नहीं समझ में आता। ठीक है? तो एक इकाई, दूसरी इकाई, दो इकाइयां, दोनों इकाइयां व्यापक में घिरी हुई हैं। तो ये भी इससे उससे क्या, इसके आसपास भी व्यापक है, ये भी। तो व्यापक में ही ये एक दूसरे को पहचानती हैं। भाई मैं आपको क्यों पहचान पा रहा हूं? क्योंकि बीच में खाली जगह है, नहीं तो आपकी पहचान कैसे होगी? तो ये पारदर्शिता जो है, व्यापक की पारदर्शिता, क्योंकि व्यापक ने चारों तरफ से घेरा हुआ है और व्यापक स्वयं में पारदर्शी है, इसलिए ये इकाइयों में परस्पर पहचान का आधार बनता है ना? क्योंकि व्यापक पारदर्शी है। इसलिए वो इकाइयों में परस्पर पहचान का आधार। और जहां पहचान होती है वहां, और पहचान भी हो रही है और क्रियाशील भी है, इसलिए निर्वाह हो रहा है ना? तो पहचान होगी तो पहचान के आधार पे निर्वाह होगा। तो पहचानना, निर्वाह करना ही नियंत्रण है। जब भी कोई पहचान होती है वो किसी कॉन्टेक्स्ट में होती है ना? जैसे आप और हम कहीं मिले तो बोले अरे हम लोग उस शिविर में साथ थे ना, तो शिविर के कॉन्टेक्स्ट में हम एक दूसरे को पहचान लेते हैं, है ना? कहीं ट्रेन में जा रहे हैं, अरे आप भी राजकोट से हो, मैं भी राजकोट से, है ना? तो कॉन्टेक्स्ट क्या हो गया? स्थान के आधार पे हमने पहचान। तो पहले कोई कॉन्टेक्स्ट बनता है, फिर पहचान होती है। अस्तित्व में कॉन्टेक्स्ट क्या है पहचान ने निर्वाह करने का? हाँ जी, हाँ, पूर्णता। पूर्णता को प्रमाणित करने के अर्थ में निरंतर, ये भी पूर्णता को प्रमाणित करना है, दूसरे को भी करना है। इस कॉन्टेक्स्ट में पहचानना, निर्वाह करना, इसलिए पूर्णता की संभावना बन जाती है। यही नियंत्रण है। तो डूबा भीगा घिरा होने का, तो व्यापक में भीगा डूबा घिरा होने का अर्थ बताया। व्यापक से जो इकाइयां प्रभावित हैं, है ना, वो प्रभाव किस रूप में व्यक्त हो रहा है? ऊर्जित होने के रूप में, क्रियाशील होने के रूप में और नियंत्रित होने के रूप में। तो अब ये जो ऊर्जित, क्रियाशील, नियंत्रित इकाई है, ये अस्तित्व का मूल तत्व है। ये अस्तित्व का मूल तत्व है। सारी रचना है, जो बिल्डिंग ब्लॉक कह रहे हैं ना, ये बिल्डिंग ब्लॉक है। इससे ही परमाणु बना है। फिर परमाणु के परस्वरूप में तो परमाणु रचनाएं, अणु रचनाएं, है ना, फिर जितनी भी रचनाएं। तो जब मूल में ही ऊर्जा है, मूल में ही क्रियाशीलता है और नियंत्रण है, तो उससे बनी हुई जितनी भी चीजें वो वैसी ही होंगी, ऊर्जित होंगी, क्रियाशील होंगी और नियंत्रित होंगी।
इसलिए जो हमने 4 अवस्थाओं के स्तर पे व्यवस्था को देखा, उसका आधार सहअस्तित्व स्पष्ट हुआ, है ना। तो सहअस्तित्व भी अस्तित्व में व्यवस्था का आधार है। समझ में आया है? स्वतंत्र स्वयं में होता है। मैंने जैसे कि माइक में बोलो ना। हाँ। कोई एक चीज को पहचानना है तो वो कोई और हमें थोड़ी पहचानने में मदद कर, वो हमें ही पहचान करके निर्वाह करना होता है ना। पर हम पहचानते किसे, है ना। मानव को छोड़ के, मानव में स्वयं को पहचानने की भी ताकत है, परस्परता को भी पहचानने की ताकत है। जड़ संसार में परस्परता को पहचानने की ताकत है, चैतन्य में स्वयं को और परस्परता दोनों को। ठीक है ना। या ऐसा भी प्रश्न हुआ था कौतूहलवश कि भीगा, डूबा और गिरा, तो ये भी तीन ही है तो ध्वनि, ताप और विद्युत वो भी तीन ही है। नहीं तो और भी लिखे हुए, हमने कल ही तो पढ़ा था कर्म दर्शन में, कहीं पे चुंबकीयता भी था, उसके साथ और भी 3-4 ऊर्जाएं कर, उनके तो कॉम्बिनेशन बन जाते। ताप और ध्वनि मिलके एक कॉम्बिनेशन बनता है, ताप और विद्युत मिलके एक कॉम्बिनेशन बनता है, विद्युत और ध्वनि मिलके एक कॉम्बिनेशन बनता है ना। ऐसे करके इनके अलग अलग कॉम्बिनेशन भी बनते हैं। जैसे रेडियो में जो साउंड आता है वो विद्युत और चुंबकीयता और ध्वनि तीनों के कॉम्बिनेशन से आता है ना। बताइए। साढ़े 5 भी हो गए, सब चुप भी हो गए बात ठीक ठाक लग रही है? कुछ पकड़ में आ रहा है कि नहीं? ऐसा तो नहीं हो रहा सर के ऊपर से जा रहा है सब कुछ? अंदर चला गया, ठीक। डूब गया, क्या बात मग्न हो गए। हाँ 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 हाँ। वो इसलिए शब्द से ये ऐसे ही जाता है भास, है ना। वाइब्रेशन ऐसी होती है, तो वो ऐसे 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 हो रहा होगा। हाँ वही ट्रांसलेशन से यही समस्या है। हाँ 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 राइट राइट। देखिए वो जो पहले काम किया है ना इतने शिविरों में, है ना, उससे आपकी धीरे धीरे पात्रता बढ़ी है, तो आज समझ में आ गया, पकड़ में आ गया, है ना। तो सारों का योगदान है इसमें। हाँ ऐसे। हाँ सम्मिलित प्रभाव। हाँ अच्छा, आप लोगों की सुनने की भी कैपेसिटी बढ़ गई है पहले के मुकाबले, ध्यान भी ज्यादा लगता है, वस्तु में भी आपकी वो हो गई है, तो ज्यादा ग्रहण करोगे ही। ठीक है, तो कल मिलते हैं फिर सुबह। बढ़िया।